चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा जाए तो इसका क्रेडिट लुईस पाश्चर को जाता है। अब लुईस पाश्चर की कहानी क्या है? लुईस पाश्चर के पड़ोस में एक लोहार की दुकान थी। कुत्ते वगैरह काट लेते थे, कुत्ते के मरीज उसके पास आते थे, वो लोहे को गर्म करके वहां पर जहां पर काटते थे उसको जलाता था। तो मरीज को बड़ी तकलीफ होती थी, इसको भी तकलीफ होती थी, काश ऐसी कोई दवाई हो जिससे कुत्ते काटने का इलाज किया जा सके। तो ये प्रेस ने उसका वैक्सीन बनाया, ठीक है ना, रेबीज वैक्सीन बनाया। अब लुईस पाश्चर का एक काम में तो मन नहीं लगता था, तो कुछ लोग उसके पास आए, यूरोप का था शायद लुईस पाश्चर, कोल्ड कंट्री है, तो बोले कि यार हम लोगों की जो शराब है, वाइन है, वो खराब हो जाती है, कुछ तरीका बताइए इसको कैसे लंबे समय तक रखा जाए। तो जो वाइन मर्चेंट वाले हैं उसके लिए उसने पाश्चराइजेशन की डिस्कवरी की कि अगर चीज को बहुत तेज गर्म कर दिया जाए, वो अचानक उसको सडनली ठंडा कर दिया जाए, तो जो बैक्टीरिया वायरस फ्री हो जाता है। मिल्क में की थी, ठीक है ना। अब ये तो मालूम नहीं कि दारू वालों ने उसको कितना यूज किया, लेकिन दूध वालों ने उसको यूज कर लिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पाश्चराइजेशन। अब इसके बाद एक लैब में गए, वहां से तो देखा कुछ लोग काम कर रहे थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि उस माइक्रोस्कोप में दो टाइप के कुछ क्रिस्टल्स हैं, कुछ का फेस लेफ्ट साइड है, कुछ का राइट साइड है। बोले ये क्या समस्या, ये क्या लफड़ा है, कंपाउंड एक जैसा है, उसके दो टाइप के फेसेस कैसे हो सकते हैं क्रिस्टल के? नीडल की हेल्प से उसको अलग अलग किया, अलग अलग करके देखा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, अभी हम बात करेंगे। जब सॉल्यूशन बना तो उन्होंने बोला कि क्रिस्टल लेवल पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। जब उन्होंने इसका सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन भी ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, तो इन्होंने क्या बोला कि आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। इस तरह से आइसोमेरिज्म की शुरुआत हुई, ठीक है ना। हाँ सर, ये बात समझ में आई? तो एक्चुअल में ऐसे कंपाउंड जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हो, लेकिन वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। अब प्लेन पोलराइज लाइट की अभी हम बात करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को वो कहीं रोटेट कर दें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब रोटेट कर देगा मतलब ये समझ लीजिए आप कॉमन लैंग्वेज में, जैसे अगर आप क्लास चल रही है, रूम में अंदर घुस गए, दो दरवाजे हों और सीधे निकल गए, और किसी ने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लास तो इनएक्टिव है। लेकिन तुम अंदर गए, हमने देखा बाहर से कौन आया, एक चनकट मारा, तो तुम कहीं ना कहीं डेविएट हो गए, सीधे रास्ते जा रहे, तो हम क्या कहेंगे, क्लास तो एक्टिव है, यानी आसानी से कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो ये भी क्या करती है, ऑप्टिकल का मतलब ऑप्टिक्स यानी लाइट, ये लाइट को रोटेट कर देती है। अब लाइट कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो क्या होती है अभी हम बात करेंगे। तो कंपाउंड हैविंग द एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन अलाउड टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कहां पर रोटेट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ओके, हाँ सर, हाँ सर। अब हिस्ट्री क्या है एक्चुअल में, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां से आया? पहली बार क्वार्ट्ज में, रॉक क्रिस्टल्स में, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में, पोटेशियम ब्रोमेट के क्रिस्टल्स में, उनमें इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। बायोट ने सजेस्ट किया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। वो किस वजह से होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रादर देन इट्स क्रिस्टलाइन नेचर, यानी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करती है। अब लाइट देखिए दो टाइप की होती है, जो
साधारण लाइट है, साधारण लाइट के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं। सभी डायरेक्शन में कैसे? जैसे हमारे बल्ब की लाइट, उसके जो ऑसिलेशन है वो चारों तरफ घूमते हैं, चारों तरफ होते मतलब लाइट चारों तरफ फैल रही है। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। जैसे हमारा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट निकली, ये लाइट कैसी होती है? सिमेट्रिक होती है। क्यों? चारों तरफ ऑसिलेशन है। अब एक होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म यानी इस टाइप का प्रिज्म होता है, ऐसा निकोल प्रिज्म ले लीजिए। यानी आप ऐसा मान के चलिए, टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है? अच्छा, वो टेढ़ा रखा। निकोल प्रिज्म, जैसे मान लीजिए ए निकोल प्रिज्म है और ये क्या है? लाइट का ऑसिलेशन है। ए प्रिज्म का एक्सिस है, तो वो ऑसिलेशन जिस एक्सिस के पैरेलल होंगे वो तो निकल जाएंगे, जिस एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे, जैसे ये वाले हो गए, वो वाले ही अटक जाएंगे। क्लियर? हाँ सर। ऑसिलेशन जा रहे हैं जो एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये देखिए, ये प्लेन पोलराइज लाइट का प्रोपोगेशन का पाथ है, ये प्रोपोगेशन का पाथ है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट, ये वाली जो लाइट है जिसमें ऑसिलेशन सारे एक ही प्लेन में है, तो ये कहलाती प्लेन पोलराइज लाइट, यानी शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ पीपीएल। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब जब आप फिजिक्स, जब आप पढ़ेंगे कि इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे यहाँ बीच बीच में ऐसे डॉट बना देते हैं और साथ में ये एरो भी बनाते हैं दोनों तरफ। लेकिन पोलराइज लाइट को या तो अकेला डॉट बनाओगे या फिर अकेला ये एरो बनाएंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती? ऐसी लाइट जिसके ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और जो सब्सटेंस इसको पोलराइज करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइजर। ये क्या है? पोलराइजर। क्लियर? अब यहाँ देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो जब ये लाइट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से जाएगी, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन किसमें रखा हुआ है? एक ट्यूब होती है छोटी सी, जिसे हम कहते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं इसको, जिसकी लेंथ डेसीमीटर में निकालते हैं, 1 डेसीमीटर लेंथ होती है, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लेते हैं हमेशा 1 ग्राम पर ml, यानी लेंथ डेसीमीटर में लेना है और कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml में लेना है। तो जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो या तो 3 तरीके हो सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या तो लाइट को एज इट इज बिल्कुल ऐसी कैसी जाने दें, बाहर निकल जाने दें, जा भाई मेरी हिम्मत नहीं है तेरे को रोटेट करने की, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? उसने लाइट को कुछ भी नहीं बोला, इनएक्टिव है तो सॉल्यूशन। लेकिन अगर सब्सटेंस ने उस लाइट को या तो इधर रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दिया है, तो ऐसी लाइट क्या कहलाएगी? ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ये बात समझ? हाँ सर। अब कितना रोटेट किया है ये कैसे पता करते हैं? यहाँ पर एक रखा होता है एनालाइजर। ये एनालाइजर होता है जिसमें एक ऊपर की तरफ लेंस होता है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर एक स्केल बनी होती है, 0 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ -90 डिग्री, यहाँ +90 डिग्री, और यहाँ पर ऐसी स्केल बनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से लाइट जा रही है, ये लाइट यहाँ से आई, ऐसी आ गई, ऐसी आई। अब मुझे देखना है कि कितनी आई, एसी वाले आए कि नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ऐसी पोलराइजर रखा हुआ है, तो पोलराइजर को मैं जब ऐसा रखूंगा, जब मैं पोलराइजर को ऐसा रखूंगा तो ये लाइट इसमें से निकल जाएगी, पूरी पूरी नजर आएगी। लेकिन जब मैं पोलराइजर को थोड़ा थोड़ा घुमाना शुरू कर दूंगा तो अब लाइट अटक जाएगी। क्यों अटक जाएगी? क्योंकि ये इसका एक्सेस अलग है और ये वाली एक्सेस ये वाली हो गई, करेक्ट? तो कितने रोटेट करने पर हमें ये लाइट बिल्कुल नहीं दिखती है, ये कहलाता है एनालाइजर। तो वो जो रोटेशन होता है वो कहलाता है ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, देखिए मैंने क्या क्या बोला? लाइट सोर्स से निकली, ऑर्डिनरी लाइट होती है, निकोल प्रिज्म में पास किया, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई, उसको सब्सटेंस में से पास किया, सब्सटेंस में से पास किया तो सब्सटेंस ने लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, जितने डिग्री से रोटेट किया वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन पता कैसे करते हैं? हम एक एनालाइजर रखेंगे, एनालाइजर में जो सेकंड लेंस है, ऊपर वाला जो लेंस है, ऊपर वाले लेंस को हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, ऊपर वाले लेंस को रोटेट करेंगे, तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि लाइट टोटली कट ऑफ ना हो जाए, ठीक है? यस सर। हाँ सर। से हमने रोटेट किया है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल रोटेशन, राइट? वो ये सारा जो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट है
इसे हम कहते हैं पोलरीमीटर, इसे कहते हैं पोलरीमीटर। यानी रोटेशन किससे निकालते हैं हम? पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से। ये बात क्लियर हो गई? तो यस सर। बकरे की इस बकरे की आंख से हम यहाँ देखते रहते हैं। हैप्पी? यस सर, यस सर। हाँ सर। अब इस इंस्ट्रूमेंट पे मालूम मैंने लैब में काम किया हुआ है। अब आजकल तो ठीक है टेक्निकल पार्ट आ गए हैं, अब तो और डिजिटल आ गया है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट पे मैंने लैब में काम किया हुआ है। लगभग 1 मीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है ना लंबा। हाँ, ये देखिए इस टाइप से, यानी पूरी पूरी ट्यूब होती है, जैसे यहाँ से ये पूरी पूरी ट्यूब होती है ऐसी, लगता है टेलीस्कोप हो, लंबा लंबा चौड़ा टेलीस्कोप। ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट निकली, ये पोलराइजर हो गया, ये पोलरीमीटर ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है 1 डेसीमीटर है। लाइट इसमें से गई तो उसने उसको रोटेट कर दिया, लाइट को रोटेट कर दिया, कितना रोटेट किया ये पता करना है। तो ये क्या है? एनालाइजर है, रोटेटेबल polarizer. This lens is rotated until no light goes through the second lens. The angle is then measured to determine the optical rotation of the solution. ठीक, तो ये वाला फिगर बनाना, ठीक है सर। जो फर्स्ट लाइट रे रहती है उस ये उधर वाली लाइट है वो कौन सी है? ऑर्डिनरी लाइट है, यस सर। ठीक है। तो ये वाली कौन सी Yes, लाइट है? प्लेन पोलराइज लाइट है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। अब कंपाउंड क्या कर सकता है? देखिए कंपाउंड क्या कर सकता है, लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। अगर लाइट को रोटेट करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो देखिए वो क्या हो सकता है, अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसे क्या कहेंगे हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर उसको वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसे क्या कहेंगे हम? लीवो रोटेटरी। तो एक हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक हो गया लीवो रोटेटरी। यानी सब्सटेंस रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो क्या कहलाएगा? लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से या प्लस साइन से, और लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते। फिक्स है, कैपिटल डी नहीं, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल डी या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? ठीक। नो सर। एंगल से वो रोटेट करता है, उसे हमने क्या नाम दिया है? उसे हमने नाम दिया था ऑप्टिकल रोटेशन। रोटेशन। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर? अगले पॉइंट पर आते हैं। एक टर्म और होती है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन उसको समझ लेते हैं। ये स्पेसिफिक रोटेशन है एक्चुअल में जो ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन यानी क्या? थीटा। थीटा क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन। थीटा यानी अगर ऑप्टिकल, अरे याद राइटिंग उल्टी पुल्टी क्यों हो रही? ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ। तो थीटा ऑप्टिकल रोटेशन है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड कंसंट्रेशन। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, ये कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लैम्बडा। तो ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय LC, जो यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है। तो अल्फा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन। लैम्बडा क्या है? जो हम लाइट सोर्स ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ। तो टेम्परेचर T क्या है? टेम्परेचर। और C का मतलब ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में, ओके। और T टेम्परेचर किसमें लेना है? डेसीमीटर में लेना है, पाथ लेंथ, ओके। हाँ सर। यस सर। पर ध्यान देना, जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस किस से बना हुआ है? L से बना हुआ है, C से बना हुआ है। तो ना तो वो L पर डिपेंड करता, ना ही C पर डिपेंड करता है। ना लेंथ पर डिपेंड करता है, ना ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। लेंथ डबल कर दें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन? स्पेसिफिक रोटेशन। फिर किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड ऑन नेचर। इसके अलावा टेम्परेचर और वेवलेंथ लैम्बडा, इन पर यूज करेगा, तीनों पर। तो जो ऑप्टिकल रोटेटरी पावर है वो क्या? मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है।
मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो सब्सटेंस हमारे पास है, उनके अनइक्वल मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, अनइक्वल मॉलिक्यूलर वेट है, बट आर अलाइक विथ रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ रोटेटिंग ऑफ द प्लेन पोलर हैलाइड। तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्लेन पोलर हैलाइड ठीक सेम है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होगा। यानी स्पेसिफिक रोटेशन किसका ज्यादा होगा, सिंपली किसका ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम हो। जो हमें यूनिट ले रहा है ना, सी का मतलब क्या है, ग्राम पर मोल। ये क्या है, ग्राम पर मोल, इसका मतलब नीचे ग्राम है, तो ग्राम किस पर डिपेंड, ग्राम और लैम्बडा, ग्राम और इसमें क्या रिलेशन है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा कब, जब ग्राम की वैल्यू कम होगी, राइट। तो ग्राम यस सर। हाँ सर। होगा, मोलर वेट जितना कम होगा उसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। यस सर। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, ओके ओके आर्यन। अब यहाँ देखिए, स्पेसिफिक रोटेशन में जनरली हम टेम्परेचर कितना यूज करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस जनरली हम टेम्परेचर यूज करते हैं, राइट। वेवलेंथ कौन सी हम वेवलेंथ यूज करते हैं, जनरली हम मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या, जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। लेकिन जैसे अगर हम सोडियम वेपर लैंप यूज करते हैं तो उसकी भी दो वेवलेंथ होती है। तो जैसे वेवलेंथ यूज कर दी और ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करा, और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस इतना, इसका मतलब है स्मॉल डी है, प्लस 66.5 यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर मैंने लिखा माइनस 66.5 यानी लिबो रोटेटरी है। ओके, इसको प्लस और माइनस का मीनिंग समझ में आ गया? हाँ सर। अब ये दोनों जो फॉर्म है स्मॉल डी स्मॉल एल, ध्यान देना, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज, आर मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब ये नहीं कि दोनों की एक दूसरे की इमेज है, वो एक्चुअल में दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। और ये कैसे होते हैं मिरर इमेज भी, और नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे को ढकते भी नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड एन एंसियोमर। जैसे कैसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया COOH, और यहाँ लिया H, यहाँ लिया OH, यहाँ लिया CH3, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो इमेज कैसी बनेगी, HOH और COOH और CH3 है मेरा इमेज की नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो क्या दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, नहीं ढकेंगे। नो सर। नहीं। ये क्या कहलाते हैं, इसे कहते हैं एनेंशियोमर। इम्पॉसिबल। ये क्या है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर एक फॉर्म कौन सा है, डी फॉर्म है, दूसरा फॉर्म कैसा है, एल फॉर्म, ठीक है ना। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक्चुअल में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किस वजह से होती है, अब हमें उसकी बात करनी है। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैं प्रिंटर का सहारा ले रहा हूँ, उससे क्या है, इस चीज मुझे लिखनी नहीं पड़ रही है तो समझा ज्यादा पा रहा हूँ। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो मॉडर्न फाउंडेशन किसने दिया था, मैंने पहले बताया था, लुईस पास्चर, यस ठीक है सर। ना। जब उसने हाँ, क्या सर। किया था, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिस्टल ऑब्जर्व किए थे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में दोनों टाइप के क्रिस्टल को रखा जाए तो वो भी ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। यानी एनेंशियोमर में जैसे हमारे पास ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस है, उसके दो आइसोमर है, एक डी है और एक एल है। अगर डी का रोटेशन प्लस थीटा डिग्री है तो एल का रोटेशन कितना होगा, माइनस थीटा। इसका मतलब जो एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर के रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन होती। अपोजिट होती है। यस इक्वल सर। मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्वेश्चन ने क्या बिलीव किया कि ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है, उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से, जो दोनों टाइप के क्रिस्टल से मिलती है। जैसे अभी अभी मैंने क्या बताया, ये देखो अरेंजमेंट देखो, पहले वाले में क्या है, OH लेफ्ट साइड है, दूसरे वाले में OH कहां पर है, राइट साइड है। क्लियर? तो मान लीजिए अगर ये पहला हाँ वाला सर। कहाँ रोटेट कर रहा है,
थीटा की वैल्यू मान लीजिए +x डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाएगी, -x डिग्री हो जाएगी। ओके, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें कोई डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। बाद में बांठाप और लीवेल आए, हम बात कर चुके हैं पहले भी। बांठाप और लीवेल ने क्या बताया, टेट्राहेड्रल मॉडल दिया। टेट्राहेड्रल मॉडल का मतलब समझ गए ना, एक कार्बन के अराउंड कितने ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, 4 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होते हैं। टेट्राहेड्रल यस सर। ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ सर। राइट, ध्यान रखना अपना सिलेबस मार्च तक खत्म करना है मुझे, पूरा हो जाएगा और रिवीजन शुरू हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए, तो टेट्राहेड्रल इसमें है, तो उसमें मेन इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या मेन चीज होना चाहिए, उसमें मेन चीज ये होना चाहिए कि उसमें किसी टाइप की कोई सिमेट्री ना हो। सिमेट्री ना हो, कोई सी भी अगर सिमेट्री ना हो तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। राइट, हाँ सर। कोई सी भी उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इतनी बात मतलब clear है? कैसा भी बना हो। हाँ कि नहीं, सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सिमेट्री बता रहा हूं अभी मैं। तो यहाँ पर देखिए मेन मेन 2 चीज है यहाँ पर, क्या क्या हो देखिए, कॉज क्या क्या है, किस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, और रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट डायरेक्शन अपोजिट। रिक्वायरमेंट टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्यान से इस चैप्टर को समझना, इसके बाद इसके इतने टेस्ट होंगे, क्योंकि बहुत समय से टेस्ट तुम लोग प्रॉपर देते नहीं हो, टेस्ट देना है। रिक्वायरमेंट टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहला मे कंटेन, मे बोला मैंने, मे कंटेन हो सकता है क्या, केरल एटम या कायरल एटम, या उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एटम। अब कायरल एटम क्या होता है, अभी मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ। कायरल एटम का मतलब है नहीं ऐसा एटम जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, कायरल एटम कहते हैं। हाँ ना, ओके, क्या बोला मैंने, हाँ हाँ सर। सर। चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कायरल एटम बोलते हैं, या फिर हम उसे एसिमेट्रिक एटम बोलते हैं। क्लियर, हाँ ना। यस हाँ सर। सर। अब 4 एटम, अब कार्बन हो तो कार्बन बोल देंगे हम उसको, जैसे देखें, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन ले लिया, एक R2 ले लिया, एक लोन पेयर हो गई, चारों वैलेंसी हो गई। हाँ सर। एक कायरल, यहाँ पर क्या है, कायरल कार्बन है, या एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया, एक ब्रोमीन ले लिया, एक आयोडीन ले लिया, चारों वैलेंसी अलग अलग हो गई। यस क्या सर। बोलेंगे, हाँ सर। कायरल कार्बन यहाँ पर कायरल। भी है। हैप्पी, नाइट्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, R1 ले लिया है, R2 ले लिया, यहाँ पर एक लोन पेयर हो गई, तो ये हो गया कायरल नाइट्रोजन। सल्फर ले लें, H डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पर R1 ले लिया, यहाँ पर R2 ले लिया, एक लोन पेयर हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, कायरल सल्फर हो गया। सिलिकॉन ले लें, R1, R2, R3 और R4, तो क्या हो गया, चारों वैलेंसी अलग अलग हो गई, कायरल सिलिकॉन हो गया। ठीक है ना। इस तरह से जर्मेनियम हो सकता है, ठीक है ना, टिन भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, फास्फोरस भी हो सकता है, P डबल बॉन्ड R1, R2 और R3, ये क्या कहलाएगा, कायरल फास्फोरस। इतनी बात समझ में आ गई, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, चारों अलग अलग होनी चाहिए, तभी हम उसे कायरल बोलेंगे, अदरवाइज कायरल नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, तो क्या एक कायरल होगा, ये कहलाएगा, नहीं होगा। आकरल कहलाएगा। करेक्ट, ओके। जैसे ये ले लो मैंने CH3, यहाँ पर C, CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl, कायरल है क्या, नहीं है, नो एक है। सर। एक भी नहीं है, अकायरल। ठीक, ओके, यस सर। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, कायरल में हमें चारों बैलेंसी डिफरेंट देखना है। अब साइक्लिक में कैसे देखें, जैसे हमारे पास एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, अब एक क्लोरीन लगा हुआ, हमें देखना है कि चारों अलग अलग है कि नहीं, तो भाई अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो 2 वैलेंसी तो ये हो गई, 2 अलग अलग हो गई। यस सर। अब तीसरी वैलेंसी के लिए अब लेफ्ट एक एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इधर जब हम गए तो हमें एक कार्बन मिला, तो इधर से आने पर भी सेम कार्बन मिल रहा है, इधर गए तो ये कार्बन मिला, इधर से भी सेम मिल रहा है, इसमें भी वही मिल रहा है, इसमें भी वही मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नो केरल कार्बन, इसमें कोई केरल कार्बन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। हाँ देखो इधर तो वैसे भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। अब यस सर। क्लोरीन में उम्मीद थी कि शायद वहां पर हो, चलिए अब इधर देखें, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगाया,
तो डेफिनेटली हम मालूम है हर क्लोरीन के पास, जिस कार्बन के पास क्लोरीन उसके पास एक एक हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन भी है। चलिए घूमिए लेफ्ट और राइट दोनों में घूमिए, देखिए तीसरी और चौथी के अलग अलग है। जब मैं इधर गया तो हमें कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन मिला, आगे बढ़ा तो वैसी कार्बन यहाँ मिला, वैसे यहाँ मिला, और आगे बढ़ा तो जैसा यहाँ से मिला वैसे यहाँ से मिला, मतलब दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई। तो हम क्या बोलेंगे, नो कैरल कार्बन। आगे बढ़ा जाए, यस सर। ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें सभी को समझ में आ रहा होगा, एक हाँ किलो सर। लगाया, एक किलो यहाँ लगाया। अब बताइए क्या इसमें कैरल कार्बन है? कैरल कार्बन है? एक मिनट इसका मैसेज नहीं है। हाँ बेटा, ओके ओके आ रहे हैं। है, देखो एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ भी हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। दो वैलेंसी तो अलग अलग हो गई, एक यहाँ क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तीसरी के लिए अब हम दौड़ते हैं। तीसरी में जब हम इधर गए तो वैसे के वैसे हमें यहाँ भी मूलक कार्बन मिला। आगे बढ़े तो यहाँ में कार्बन मिला और यहाँ पर कार्बन के पास साथ क्लोरीन भी मिला। तो ये दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ ना, अरे बोलो। इसका मतलब सर ये, इधर देखो, यहाँ से जब हम यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से यहाँ तक आए तो इस कार्बन के पास क्लोरीन भी अटैच है, हाँ। जबकि ये वाले के पास क्लोरीन अटैच नहीं है। इसका मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। यानी यहाँ पर किरल कार्बन है, यहाँ पर भी इस तरह से किरल कार्बन होगा। कितने किरल कार्बन हो गए? 2 किरल कार्बन हो गए। क्लियर? यस सर। और देखिए, हाँ सर। अब यहाँ देखिए, अब इसमें कितने किरल कार्बन जल्दी से बताइए? 3। जो मौनी बाबा है वो भी बता दें। अब जैसे मैं इस कार्बन काउंट करता हूँ, देखो इधर से इधर जाने पर जो मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है ना? तो मैं क्या हाँ कहूँ, दो सर। वैलेंसी सेम है। तो 1 होगा। अरे रुक तो जा, दो वैलेंसी सेम है, मतलब एक क्लोरीन और हाइड्रोजन तो अलग अलग वैलेंसी हो गई। ये तीसरी वैलेंसी और ये चौथी वैलेंसी दोनों सेम है, कोई किरल कार्बन नहीं। अब इस क्लोरीन के लिए ढूंढो ऐसे ही, जब हम इधर जाएंगे तो एक जैसे मिलेंगे। हाँ। इस क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, नो किरल कार्बन, आना। हाँ सर। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया, बताओ। तो ब्रोमीन में अगर हम आएंगे तो ब्रोमीन में तो एक जैसे मिलेंगे दोनों, तो इसमें तो किरल यस सर। कार्बन नहीं है। लेकिन क्लोरीन में किरल कार्बन है, चाहो तो देख लो। 2 है। क्यों आएंगे दो? समझ गए ना? एक साइड ब्रोमीन रहेगा, एक साइड क्लोरीन रहेगा। हम इधर जाए तो इधर क्लोरीन मिलेगा, इसका मतलब दोनों अलग अलग बैलेंस है वो। यस सर। हाँ सर। समझ में आ रही होगी अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब और देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, बताइए जल्दी से चेक करिए। 2 है। बिल्कुल, वेरी गुड, 2 हैं। OH H OH H COOH ये टार्टरिक एसिड है, इसका नाम है टार्टरिक एसिड, जो आप खूब खाते हो। बोलो जल्दी से, कितने किरल कार्बन? एक वैलेंसी हो गई, दूसरी वैलेंसी हो गई, तीसरी वैलेंसी हो गई और चौथी वैलेंसी हो गई। चारों अलग अलग हैं क्या? तो ये वाला कार्बन किरल हो गया, राइट। अब नीचे वाले कार्बन के लिए देखिए, एक वैलेंसी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई, तीसरी वैलेंसी ये हो गई और चौथी वैलेंसी ये वाली हो गई। अलग अलग है क्या? 2 सेम है ना? अरे बेटा कहाँ 2 सेम है, एक COOH है, कहाँ 2 सेम है? ये देखो फिर से बना रहा हूँ, COOH OH H और यहाँ COOH और OH और H, एक वैलेंसी, दूसरी OH है, तीसरा H है और चौथा ये पूरा ग्रुप है। चारों अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है? यस सर। हाँ कितने किरल सर। कार्बन हो गए? 4। 2। 2 किरल कार्बन हो गए। आप समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। चलिए अब जल्दी से इससे बताइएगा। CHO OH ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, OH H OH H OH H और CH2OH।
बताइए कितने हैं? अब CHO वाला में नहीं हो सकता, क्यों? CH डबल बॉन्ड हो, क्यों नहीं हो सकता? 3 ही वैलेंसी है, एक एटम ए अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, और एक यहाँ पर ए वाला ग्रुप अटैच है। ये वाला कार्बन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कितने होंगे? नहीं आया समझ में? 4 आ समझ गया में आ सर। गए हाँ सर। सभी को? हाँ सर। सर थोड़ी कंफ्यूजन। एक ये हो गया ग्रुप, दूसरा ये हो गया, यहाँ से देखें, तीसरा ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो चौथा ये बचा हुआ, चार अलग अलग है। हाँ तो ये वाला कार्बन, नीचे वाला ये वाला केरल हो गया। इससे से दूसरे कार्बन के लिए काउंट करो, तीसरे के लिए देखो, चौथे के लिए देखो। ओके। हैप्पी? यस सर। तो अब केरल कार्बन काउंट कर सकते हो? यस सर। बताइए कितने केरल एटम है? 3। देखो, एक तो ये वाला हो गया, हाँ। एक ये वाला हो गया, एक नाइट्रोजन। एक ये वाला हो गया, हाँ। क्योंकि इधर वो इधर अलग ग्रुप है। 3 हो गए। एक ये वाला हो गया 4, एक ये वाला हो गया 5, तो एक नाइट्रोजन भी होगी 6। यानी केरल कार्बन कितने हैं इसमें? केरल कार्बन तो 5 है, और केरल एटम कितने हैं? केरल 6। एटम 6 है। क्लियर? अरे कुछ बोलो। सर वो ऊपर वाला कैसे हुआ? कौन सा? स्क्रीन टच करो। सर वो एरो के नीचे वाला। ये वाला? हाँ सर। तो देखो, यहाँ से एक वैलेंसी तो ये हो गई, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा और चौथा तो अलग अलग जा रहा है ना ये ग्रुप। हाँ सर। आ गया सभी को? हाँ सर। आर्यन क्लियर ना? ओके, तो ये सभी को इतना समझ में आ गया। केरल कार्बन क्लियर यस हो सर। गया। केरल कार्बन एक कलेक्टर में, हाँ एक चीज हो, केरल कार्बन में एक चीज बताना भूल ही गया कि कौन सा एटम होना चाहिए? मस्ट सेंटर। बी sp3, वो एटम sp3 होना चाहिए। ठीक है? अब sp3 सर क्यों एक होना बार चाहिए? ऊपर कर दीजिए, हाँ, वहीं पर कर दीजिए एक बार। sp3 होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CCH3, और यहाँ पर लिया H, और ये लिया लोन पेयर। बताइए, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, क्या वो केरल एटम है, केरल कार्बन है कि नहीं है? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, एक लोन पेयर, 4 वैलेंसी। यस सर है। नहीं है, क्योंकि लोन पेयर कहाँ चली गई? रेजोनेंस में। तब कितनी बची वैलेंसी? 3 ही बची। तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? sp2 में कन्वर्ट हो गया, और हमें क्या चाहिए? sp3। सर सिर्फ कार्बन के लिए हाँ, तो इसलिए वो, sp3 होना चाहिए। हाँ sp3 होना चाहिए। कोई सा भी हो, sp3 ही चाहिए। ओके। कोई सा भी हमें क्या चाहिए? sp3 चाहिए। sp3। क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? नो यस सर। सर। नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे उस पे कंडीशन पर। पहली कंडीशन हमने देख ली अच्छी तरह से। दूसरा है कंपाउंड्स
ऐसा नहीं, इट्स आइसोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तुम्हें बता ही दिया क्या होता है। हाँ सर। थर्ड, शुड नॉट हैव सिमेट्री। अब सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब सिमेट्री में कौन कौन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर टोटल सिमेट्री ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर कुछ गिनी चुनी सिमेट्री ना हो तो उसे कहते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, डिसिमेट्रिक ना कि एसिमेट्रिक। कोई सी भी सिमेट्री अगर ना हो तब हम उसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। और कम से कम 3 सिमेट्री ना हो। कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। 3 सिमेट्री ना हो तो उसे कहते हैं हम डिसिमेट्रिक। कैरलिटी का मीनिंग मैंने बताया कि कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो और मिरर इमेज हो, ठीक है, ओके, उसे हम कहते हैं किरल। और दूसरे मॉलिक्यूल को अदरवाइज हम उसे क्या कहते हैं, आकिरल। किरल सेंटर की बात अपनी होगी, उसमें किसी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो एसिमेट्रिक एंड डिसिमेट्रिक का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल विच डजंट पजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 23। कोई सा भी ना हो तो कहलाता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो उसे हम कहते हैं डिसिमेट्रिक। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, डिसिमेट्रिक, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मॉलिक्यूल की डिसिमेट्री, यानी ये 3 सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, हाँ ना। यस दो टाइप के होगा, Yes, एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब कोई सी भी सिमेट्री ना हो, और डिसिमेट्रिक का मतलब क्या, कितनी सिमेट्री, 3 सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो। यस सर। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर। यस सर। चलिए अब हम सिमेट्री को देखते हैं। पहली कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, यानी ऐसा प्लेन, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे होकर के मॉलिक्यूल को 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोला, ऐसा प्लेन सेंटर से पास होने वाला ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, जो एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, हाँ, वो क्या कहलाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे बताऊं, वाटर ले लें। वाटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, हाँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। BCl3 में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ से हो सकती है, या तो मॉलिक्यूलर प्लेन, पूरे मॉलिक्यूल को कट कर दो, सीधा मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी जिस प्लेन में ये कंपाउंड बना हो उसी प्लेन से कट कर दो, या फिर आप यहाँ से कट कर दो, या फिर आप यहाँ से कट कर दो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहाँ से कट कर दो तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर। कितने हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गए इसमें। जैसे इसमें या तो आप यहाँ से कट कर दो वर्टिकल, या फिर आप वर्टिकल का वो दोनों हाफ हो गए, हाँ, या फिर आप क्या कर दो, कोई पूरे को ले लो। मॉलिक्यूलर प्लेन में से कर दो। तो पूरे मॉलिक्यूलर प्लेन में से करोगे तो होगा कैसे, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है और यहाँ पर C, और एक H तो ऐसा रहेगा, एक H रहेगा वेज, एक रहेगा डैश, और यहाँ पर एक रहेगा प्लेन में और एक वेज और एक डैश। तो जब हम यहाँ पर प्लेन बनाएंगे तो प्लेन कहाँ कहाँ से होकर के जाएगा, वो मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्लेन से होकर के जाएगा, ये प्लेन जाएगा। क्यों, क्योंकि बेज वाला ऊपर है हमारे तरफ है और डैश वाला हमारे से नीचे है, यानी डाउन द प्लेन है। ये वाले एटम प्लेन में आएंगे। यस सर। कौन कौन से एटम, रेड वाले,
यस सर। अब फिर यहाँ बीच में से होकर के प्लेन निकल जाएगा, यहाँ से होकर के प्लेन निकल जाएगा, तो दोनों एच एक दूसरे की मिरर इमेज रहेंगे। अब ये वाला देख हम ट्रांस वाले में, तो ट्रांस वाले में यहाँ से वर्टिकल में तो प्लेनो सिमेट्री नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री है। CH4 में कितनी प्लेनो सिमेट्री है? CH4 में कितनी मॉलिक्यूलर प्लेनो सिमेट्री है? अब आप 4 पेन को लेकर के इसमें आप स्ट्रक्चर बनाओगे CH4 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा CH4 में कितनी प्लेनो सिमेट्री है। ये देखिए टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है। कहाँ कहाँ से प्लेन लूं मैं इसमें? अगर मैं ये तो वाले सेंटर से ले सकते हैं। ये जो 2 पेन है, इन 2 पेन से अगर मैं कट करूं, हाँ ना, यस सर। यहाँ से मैं कट करूंगा, हाँ, तो कट करने पर क्या होगा? ये पूरा कट गया, ये कट गया, मतलब ये दोनों पेन तो कट गए। और ये प्लेन कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है, तो ये एक पेन इधर है, एक पेन इधर है, तो प्लेनो सिमेट्री है या ना? हाँ सर। तो एक यहाँ से प्लेनो सिमेट्री मिलेगी, वैसे एक यहाँ से मिलेगी, इन 2 पेन से प्लेन पास करो, तीसरा इन 2 पेन से प्लेन पास करो, चौथा इन 2 पेन से पास करो, पांचवा इन 2 पेन से पास करो, छठा इन 2 पेन से पास करो। घर पर ट्राई करना। CH4 में कितनी प्लेनो सिमेट्री है? 6 प्लेनो सिमेट्री है। 6 प्लेनो सिमेट्री आएंगी। कितनी आएंगी? 5 आ रही है। 5 सर, नहीं एक आएंगी, और 6 है। आएंगी, 6 ही आएंगी। ओके। ठीक है, ओके पक्का? सर, अभी मेरी तो 5 आ रही है, मैं छठी देखूंगी कहाँ से आ हाँ देख लेना, छठी भी मिल जाएगी। रही। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे ये वाला मैंने मॉलिक्यूल बनाया, इसमें प्लेनो सिमेट्री है या नहीं है? प्लेनो सिमेट्री? यहाँ OH, यहाँ H, OH, हाँ है। H, COOH, COOH। कहाँ से है? यहाँ से कट कर दो, सेंटर से। प्लेनो सिमेट्री। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ थोड़ा ऊपर। हाँ, ले लो। मैं DPP सर भेज दी, थोड़ा ऊपर। मैंने PDF भेज दी थी, देख ली थी सर कल? वहां तक तो मेरा हो ही गया था। ठीक, इसकी मैं PDF बना दूंगा, टेंशन मत लो। यस सर। ध्यान से समझो, स्क्रीनशॉट ले लेकर के क्या लिखा ही नहीं जाता है ना? हाँ सर। जिसको PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, PDF भेज दूंगा। अब इधर देखिए, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये PDF बना दूंगा इसी की। यस सर। अब इसमें देखिए, और लेते हैं प्लेनो सिमेट्री को, और जहां तक मैक्सिमम कल या परसों में खत्म, मतलब कल तो, हाँ सैटरडे, कल तक मैक्सिमम अपन पोर्शन खत्म कर लेंगे, मंडे तक ये ऑप्टिकल आपका खत्म हो जाएगा। यस सर। एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, प्लेनो सिमेट्री है? हाँ सर। डायगोनली कट हो जाएगा यहाँ से बीचों बीच में से, राइट? हाँ सर। एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, प्लेनो सेंटर सिमेट्री में से। यस सर। कहाँ से आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये आ गई। यस सर। एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, कहाँ से? दोनों सर से, अब मतलब हमारे वर्टिकली खींचो। यहाँ से प्लेनो सिमेट्री हो गई। हाँ। एक Cl ए वाला और एक Cl ए वाला। अब नहीं है, यहीं से प्लेनो सिमेट्री है, क्यों? ये Cl देखो ऐसा है, एक Cl ऊपर है तो एक Cl नीचे है, समझना। एक Cl ऊपर है तो एक Cl नीचे, तो कहां से ले लिया प्लेन? ये पूरा पूरा प्लेन ले लो। तो सर एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना दोनों देखो पर? जैसे ये बॉक्स हो गया, बॉक्स दिख रहे हैं? हाँ सर। हाँ इस सर। बॉक्स में एक Cl ऊपर और एक Cl अपोजिट में नीचे है, तो मैं क्या करूंगा? अब समझो यहाँ पर एक Cl ऊपर है, तो यहाँ से एक प्लेन लेना शुरू कर दूंगा ना,
बना के देखो। यस सर। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यूं समझ लीजिए, ये वाला जो CL है, ये CL बिल्कुल हमारी तरफ परपेंडिकुलर, और ये वाला CL हम परपेंडिकुलर हमसे बिल्कुल अपोजिट है। तो जब मैं प्लेन कट हाँ करूंगा यहाँ से, तो इस प्लेन में तो दोनों CL डिवाइड कट हो गए ना। कट होने के बाद ये क्या बनेगा? मिरर इमेज मिलेगी। यस सर। आप इस वाले में बताइए। सर सेंटर में से कर। नो प्लेनर सिमेट्री क्यों? कट करोगे तो एक CL ऊपर आएगा, एक CL नीचे, कहाँ से कट करोगे? हाँ सर एक अपने सामने आएगा। अरे तो इक्वल इमेज बनना चाहिए ना, दो हाफ की एक जैसी इमेज हो, इक्वल हाफ होने चाहिए ना दोनों। क्या होने चाहिए? इक्वल हाफ। हाँ। अब इसमें बताइए, इसमें होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। प्लेनर सिमेट्री नहीं। क्यों? एक बेज है एक डैश है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर नहीं पाए। हो पाएंगे। इसमें बताइए। हो जाएगी। हो जाएगी, सेंटर में से निकल। इधर हाँ। हो जाएगी। एक CL और एक CL। आप नहीं है। नहीं है। नहीं, एक CL और एक CL। आप हो जाएगी सेंटर हो में से, जाएगी हॉरिजॉन्टल। सेंटर से सेंटर से भी, और वर्टिकल है। वर्टिकल। ये भी हो जाएगी। यस सर। हाँ। एक CL यहाँ पर, या CST कुछ भी ले लो, और एक यहाँ पर। आप यस सर है। हो जाएगी। वर्टिकल। हाँ सर। समझ में आ रहे हैं? यस सर। हाँ सर। एक CL, एक CL और एक CL। अब बताइए सर हो हो जाएगी। जाएंगे। कहाँ से कट बीच करें? वाले CL से कट कर दीजिए। बीच वाले CL से कट कर देंगे, प्लेनर सिमेट्री मिल जाएगी। हम्म। एक CL और दूसरा और तीसरा। अब बताइए यस सर, अभी भी बीच CL जाएंगे से। बीच से। कितनी प्लेनर सिमेट्री दिख रही? 2। या तो यहाँ से कट करोगे तो इमेज में डायरेक्ट दिख रही है, हाँ सर। या फिर यहाँ से कट करो, और एक दूसरी साइड या से। फिर यहाँ से कट करो। कितनी प्लेनर सिमेट्री है? 3। 3। 3 प्लेनर सिमेट्री। और सर एक प्लेन में भी कर। प्लेन में नहीं, प्लेन में हाँ कट कर सकते हो। स्ट्रक्चर ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता ना, ये जो रिंग है, रिंग के कार्बन एक जैसे प्लेन में नहीं होते ना, sp3 हो गए। हाँ फ्री मिल सकती है, प्लेनर में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके। तो देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन ऐसा है। तो अगर तुम प्लेन से लोगे तो प्लेन कहाँ से जाएगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में से जाएगा। तो एक तरफ हाइड्रोजन दिखेगा, एक तरफ क्लोरीन दिखेगा, हाँ। हाँ। तो मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। यस सर। CL 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 मिल जाएंगी। हाँ सर सर। बहुत सारी। बहुत सारी, काउंट कर लेना कितनी। यस सर। हाँ सर। अब इसी में CL डैश CL बेस CL डैश बेस डैश। इससे बताओ है सर। है। कहाँ से है? सर एक तो हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और और एक ये बीच में से। सेंटर में अगर से। मैं यहाँ से कट कर दूं, बन रही एग्जैक्ट इमेज? हाँ। हाँ सर। कैसे बन रही एग्जैक्ट इमेज? ये दोनों मिरर इमेज है दोनों। हाँ। यस सर। ये दोनों ही मिरर इमेज है।
यस सर। हाँ तो इस सर। दूसरे वाले किलो इन से ले सकते हैं हम, यस सर। ले सकते हैं। यहाँ से भी हम प्लेन ले सकते हाँ हैं, सर। यहाँ से भी हम प्लेन ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये प्लेन और सिमेट्री अच्छे से क्लियर हो गई। और भी एग्जाम्पल इसमें जमाने भर के ले सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, तो प्लेन और सिमेट्री आप लोगों को समझ में आ गई। इन्हीं सिमेट्री में टाइम लगता है, बाकी तो फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है, समझिए सबसे इजी है। अब जिन्हें प्लेन और सिमेट्री है तो वो किरल नहीं होगा, और जिन्हें प्लेन और सिमेट्री नहीं है वो क्या होगा? किरल किरल होगा। हो सकता है, किरल हो सकता है। तो एक क्वेश्चन हाँ दे रहा हूँ, सर। हाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, जीओसी पीओसी जो मैं कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये समझ लेना आत्मा है और नहीं, आत्मा, आत्मा के बिना शरीर का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन यस सर। ये देखो, विच स्पीसीज एग्जिबिट प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताइए। सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली पक्का? कैसे? हाँ। कैसे कट करने पर, कहाँ से कट कर रहे हो? सेंटर से कट करना है हमेशा। हाँ। बताओ, तुमने सेंटर पॉइंट से कहाँ, कौन सी प्लेन ले रहे हो कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए? सर नहीं होगा ना। नहीं होगा। हाँ वो COH भी है, बी वाले में? नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। सही है। सी वाले हाँ में? सर। इसमें डायगोनली कट हो जाएगा। नहीं होगा। प्लेन और सिमेट्री डी वाले में? सर इसमें सेंटर से जाएगी तो हो जाएगा ना कहाँ से? वर्टिकल। सी वाले में बता दे कहाँ से जाएगी। सर तो यहीं वो से डायगोनली। अरे तो पगले पे कुछ सेम, वो एच अगर ऊपर है तो ऊपर ही आना चाहिए ना दूसरे हाफ में। अरे हाँ। हाँ। अब डी हाँ वाले में? सर। इसमें भी नहीं है। ये वाला प्लेन नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये आएगा यहाँ से कट कर दो। क्लियर? यस सर। हाँ सर। पीएच का पीएच इमेज, नीचे एच का एच इमेज, नीचे सी डब्ल्यू एच का इमेज, इधर एच एच का इमेज। हाँ। हो गया? हाँ हाँ। सर। हाँ क्या है सर। इसमें? है, सी में है है। यही हमारा आंसर है। आंसर। यस सर। राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केरल? क्या देखना है, प्लेन और सिमेट्री है क्या? देखो, सी वाला। पहला वाला बताओ, पहले है केरल? नहीं है। नहीं। क्योंकि यहाँ से प्लेन और सिमेट्री आ गई है। बी वाले में? यहाँ हाँ। से प्लेन और हाँ सिमेट्री है, सर। और यहाँ नहीं। से ये भी प्लेन हाँ और नहीं। सर। सिमेट्री है। सी वाले में एक ऐसा है, एक केरल है, क्यों सिमेट्री नहीं है? क्यों नहीं है? शायद अगर कट करोगे तो CS3 यहाँ ऊपर और यहाँ CS3 मिरर नीचे। इमेज नहीं आएगी फिर। इक्वली आएंगे। ठीक है, डी वाले हाँ में सर। हाँ। हाँ सर। प्लेन और सिमेट्री है। है। केरल डी नहीं वाले है। में ये हाँ केरल है। सर। ये केरल। केरल है, सिमेट्री नहीं आ रही। एफ, हाँ सर। सिमेट्री नहीं। सिमेट्री है एफ में तो इस इसमें। सिमेट्री है, ये बिल्कुल, केरल। इधर से भी है, सिमेट्री है। इधर से भी कट कर सकते हो। हाँ। जी, ये केरल। केरल है। सर केरल है। केरल है, क्यों? क्योंकि एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ CS3, इसलिए यहाँ से डिवाइड नहीं होगा। CH3। हाँ। हाँ हाँ। हाँ एच सर। वाला हाँ सर। यहाँ से केरल है। सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री है। सिमेट्री है, तो आंसर हाँ वाले सिमेट्री। कितने हैं? एक केरल हो तीन ही गया है। 3। 3। राइट। यस सर। आगे बढ़ा हाँ जाए? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है वापस से, विच ऑफ द, अरे, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट केरल?
ये रहा क्वेश्चन। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, अब ये वाला अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बी वाले को कन्वर्ट करना नहीं अभी मैंने बताया तुम्हें, बाकी तो बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ये वाले में नहीं बनेगा अभी छोड़ दो, क्यों? इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, गलत एग्जांपल चूज कर लिया मैंने, ठीक है? यस सर। हाँ, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉल्व नहीं हो रहा था। यस अब आते सर। हैं हम किस पर? सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के मीनिंग तो समझ में आ गए। हाँ अब अगली सिमेट्री कौन सी है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? एक सेंटर से आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये जैसे कंपाउंड है, ये CH3 या CH3, मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, किसी एक डायरेक्शन में गया, ठीक है? सेंटर से हाँ, मैंने लाइन ड्रॉ की, किसी एक डायरेक्शन में गया, और फिर यहाँ पर गया मैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक गया। तो अगर मैं सेम ग्रुप में रहे हैं, यहाँ सेम ग्रुप में रहे हैं, अब उसी तरह से बाकी ग्रुप में देखिए, यहाँ से यहाँ गया तो हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ गया तो हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या करना है? एक सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक डायरेक्शन में जाना है, और सेम डिस्टेंस तक अपोजिट। सर इसमें तो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अरे यार, तो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूँ ना, प्लेन भी है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना? इंसान में अच्छा, जानवर ठीक भी है, होता है, इंसान में राक्षस भी होता है, इंसान में संत भी होता है, हाँ सर होता है। सब होते हैं ना। फिर हाँ सब होते हैं, तो एक चीज हमने देख ले, दूसरा देख ले, ठीक है ना? यस सर। इंसान में गधा भी होता है, इंसान में गधी भी होती है, इंसान में ढोर भी होते हैं। यस सर। हाँ बस, तो ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है? हाँ सर। अच्छे से एग्जाम्पल अपन देते रहेंगे तो अच्छे समझ में आता रहेगा। अब यस यहाँ सर। पर देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग समझ में आया? हाँ सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सेंटर पॉइंट से हमें आगे बढ़ना। और एग्जांपल ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के, देखिए और एग्जांपल, जैसे बोरान, अरे कहाँ आ गया ये? बोरॉन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब बोरॉन सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ पर गया इतने डिस्टेंस तक तो क्लोरीन मिला, तो सेम डिस्टेंस पर मुझे अपोजिट में जाना तो मुझे कुछ नहीं मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, नहीं है। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? आप अच्छा। और ले लेते हैं CH3H, C डबल बॉन्ड O, NH, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3 और H। अब देखते हैं, तो इस पॉइंट से जब मैं इधर गया तो मुझे नाइट्रोजन और H मिला, यहाँ भी नाइट्रोजन H मिला, उम्मीद बंधी है। और गया तो CO मिला, यहाँ भी अपोजिट में CO मिला, उम्मीद बंधी। यहाँ गया तो CH3 मिला, यहाँ गया तो H मिला, उम्मीद बनी रही। अरे COS। सर वो सामने वाला सी नहीं लेंगे? अरे तो CH3 है, लेकिन इसके अपोजिट में तो H आ गया ना, अपोजिट में क्या आ गया? CH3 के H। हाँ, अब इस वाले एग्जांपल हाँ सर। इस वाले एग्जांपल को देखो, इस वाले एग्जांपल में नाइट्रोजन से उम्मीद कायम है, उम्मीद कायम है। यस सर है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ CH3 मिला, अपोजिट में यहाँ भी CH3 मिला, H मिला, अपोजिट में यहाँ पर भी H मिला, तो COH यस सर। प्रेजेंट। हाँ सर। अब समझ में आ गया? हाँ सर। कोई समस्या नहीं। नहीं। अब आते हैं किस पर? अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर। किस पर? अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री को देखिए, वो क्या होता है? तीसरे नंबर की सिमेट्री, तीनों सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए,
तो वही वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो एक्सेस ऑफ हाँ सर। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये क्या आ गया, अल्टरनेटिंग एक्सेस सिमेट्री का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस मॉलिक्यूल को मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट किया, जैसे 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया, तो क्या होगा, EF उधर चला गया, H इधर आ गया, Cl इधर आ गया, H उधर चला गया, राइट, बन गई, हाँ बना। हाँ बना। पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करने पर जो इमेज बनी, अब उसको उसके सामने एक मिरर रख दें और मिरर में अब इसकी इमेज देखें, पहले वाले की बन गई। इमेज बनेगी, बनी। हाँ सर। अब अगर ए इमेज और पहला कंपाउंड दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं क्या कहूँगा कि इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ए इमेज को बात समझ में आई? अच्छा, ये एग्जांपल ढंग से समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं दूसरा आ एग्जांपल। गया सर। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया अच्छा। और देखो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया ए। अब एक्सिस में कहाँ से ले रहा हूँ, देखो ये बीचों बीच में से एक्सिस ले रहा हूँ, यहाँ से, और इसको यहाँ से मैंने रोटेट किया, कितने डिग्री से रोटेट किया, 90 से। जब 90 से रोटेट करूंगा, 90 से रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्रीन कलर सर 90 से करेंगे तो ऐसे थोड़ी बनेगा। रुक तो जा, तो जो ये ग्रीन वाला ए भी मैंने बनाया वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, ग्रीन वाला ए भी यहाँ ये पहुंच गया। हाँ अरे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ऐसा 90 से रोटेट कर दे। हाँ। तो अगले जो ब्लैक वाले बी हैं वो कहाँ पहुंच गए, इधर। इस साइड वाले। रेड वाले कहाँ पहुंच गए, इधर। अगले रेड वाले इधर आ गए। यस सर। अब अगर इसके एक्सिस के रोटेशन के परपेंडिकुलर एक मिरर रखा जाए, और मिरर में यस सर है। मिरर में हम इसकी इमेज देखें, तो आइडेंटिकल है। अभी इमेज तो बना ले पहले, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गई ए और बी, ऐसी दिखेगी मैं इमेज, बी और ए और बी ऐसी दिखेगी। हाँ सर। तो पहला हाँ, कंपाउंड ए वाला, ये दोनों आइडेंटिकल है कि अलग अलग है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है। तो 360/90 से रोटेट किया मतलब 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, S अल्टरनेटिंग एक्सिस सिमेट्री के लिए रिप्रेजेंट करते, 4 का मतलब 360/90। यस सर आ गया। चलिए सभी को आगे। हाँ सर। हाँ सर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो हमने किसके लिए देख लिया है, इसे ही हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। अभी बताइए पहले वाले में कौन सी अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर हम इसको 180 से रोटेट करें, कितने से रोटेट करें, 180 से 180 से रोटेट करेंगे, एच ऊपर आ जाएगा, सीएल तो नीचे मतलब चला इसमें जाएगा। S2 हो गई। दूसरे हाँ। वाले में कितने से रोटेट करो, 90 से रोटेट करो, S4 90 से रोटेट करो 360/90 यानी 4, यानी S4 सिमेट्री है। क्लियर, हाँ। कितनी बात समझ में आ गई। अब यस सर। हाँ सर। इसी में जैसे ये ले लिया मैंने, चलो अब दूसरे एग्जांपल रहने दो, इतनी काफी है। यानी इसी टाइप से बस बता देता हूँ कि S3 भी पॉसिबल है,
और S6 भी पॉसिबल है। S3 का मतलब 360/3 कर दो, यानी कितने एंगल से रोटेट करना है, 120 से। और S6 का मतलब 360/6 कितने से रोटेट करना है, 60 डिग्री। हम्म। इतना क्लियर हो गया? हाँ